आपका स्वागत है द डीप नॉलेज ब्रेकिंग न्यूज़ चैनल पर। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। तो सबसे पहले आज की पहली क्लास में हम लोग थोड़ा सा बेसिक जानेंगे और इसका इम्प्लीमेंटेशन कैसे किया जाता है उसको जानेंगे। तो परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, तो सबसे पहले क्या आता है परमुटेशन। ठीक है, परमुटेशन परमुटेशन में आप लोग पढ़ेंगे कि कोई भी आपके पास इवेंट्स हैं जिसको हम एम तरीके से कर सकते हैं, आप कह लो ए तरीके से कह सकते हो, या फिर कितने भी मतलब आपके पास कोई भी चीज़ है, या फिर आप सिंपल सा समझना कि एक आपको डेस्टिनेशन तक जाना है। मान लो आपको अपने घर से स्कूल तक जाना है और वहाँ जाने के 4 तरीके हैं, लेकिन आपको अल्टीमेट वो चारों तरीके यानी चारों रास्ते आपको स्कूल तक ही पहुँचाएंगे। तब हम लोग वहाँ पे क्या लगाते हैं, परमुटेशन। क्या लगाते हैं, परमुटेशन। यानी आपका जो इवेंट क्या था, यहाँ पे हमें स्कूल तक पहुँचना था, यानी घर से स्कूल तक हमको पहुँचना था। अब हमने क्या किया, हमने मान लीजिए कुछ इस तरीके से डायग्राम से समझिए कि मान लीजिए कि आपका ये है घर, यानी इसको मैंने कहा हाउस है। ठीक है, अब देखो आपको कहाँ जाना है, स्कूल में जाना है। कहाँ जाना है, स्कूल में जाना है। तो आपका घर यहाँ पे और आपको स्कूल यहाँ तक जाना है। ये हो गया आपका पहला रास्ता। अब ये हो गया आपका दूसरा रास्ता, ये हो गया आपका तीसरा रास्ता, अब ये हो गया आपका चौथा रास्ता। तो मतलब आपके पास घर से स्कूल तक जाने का कम से कम 4 रास्ते आपको पता है। आप खुराफात हो तो आप सबसे पहले ये 4th रास्ता पकड़ोगे, घर से जल्दी निकल करके अपने 4th रास्ता पकड़ोगे, क्योंकि ये बड़ा है, खुराफात ज़्यादा समय तक करने को मिलेगा। कम खुराफाती हो या आपको डर है कि मैं जल्दी नहीं निकल पाया, तो आप सेकंड तरीका अपनाओगे। अब उससे भी ज़्यादा खुराफाती हो, यानी आपको उठने में थोड़ा सा देर हो गया, तो आपने क्या किया, आपने कहा यार पहला रास्ता है जहाँ से मैं इन सारे रास्तों से अभी तक जहाँ से मैं जाता था उससे जल्दी पहुँच जाऊँगा। तो यहाँ पे आप पहुँच गए, उठाया आपने पहला रास्ता, स्कूल पहुँच गए टाइम पे। अब क्या हुआ कि हाउस से आपको जाना है स्कूल और टाइम है 8 बजे का। आप सो के उठते हो 7:30 बजे, यानी 7:30 पर आप सो करके उठते हो। और आप सबसे बेस्ट जो तरीका है स्कूल जाने का सबसे कम समय में, वो आपको दिख रहा है कि ये तो सीधा तीसरा वाला तरीका है जो मुझे 8 बजे करेक्ट स्कूल में पहुंचा देगा। तो आप उस रास्ते को पकड़ोगे। ठीक है, बट कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जो बोलेंगे कि नहीं नहीं, आज तो स्कूल में बंक मार दो। तो ऐसे भी बच्चे होंगे, तो उनके लिए कोई भी रास्ता नहीं है। सबसे अच्छा रास्ता बंक मारने के लिए कुछ बहाना खोज लो। ठीक है, तो चलिए, तो आपके पास यहाँ पे क्या हो गए कि 4 वेज हो गए, लेकिन आपका जो डेस्टिनी है वो है स्कूल, और चारों के चारों रास्ते आपको कहाँ पे पहुँचा रहे हैं, स्कूल में पहुँचा रहे हैं। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पे हम लोग क्या लगाएंगे, परमोटेशन। यहाँ पे हम लोग क्या लगाएंगे, परमोटेशन। तो परमोटेशन हमें कहाँ पे लगाना है, जहाँ पे हमें कुछ इवेंट्स के वेज पता हों और वो सारे वेज उस इवेंट को ही फुलफ़िल कर रहे हों, तब हम लोग वहाँ पे क्या लगाएंगे, परमोटेशन। इज़ इट क्लियर? ओके, चलिए।
अब देखते हैं कुछ चीज़ें। द स्टडी ऑफ परमोटेशन एंड कॉम्बिनेशन इज कंसर्न विद डिटरमाइनिंग द नंबर ऑफ डिफरेंट वेज ऑफ अरेंजिंग एंड सेलेक्टिंग ऑब्जेक्ट्स आउट ऑफ अ गिवन नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स विदाउट एक्चुअली लिस्टिंग दैम। मतलब हम लोग उसको लिस्ट नहीं करेंगे यहाँ पे। ये एक आपको आसान तरीका देगा कि आप लिस्ट बनाने ना बैठो। आपको ये काम करना है। मान लो आपको एक फंक्शन अरेंज करना है, उसमें 24 बॉयज़ हैं और आपने कहा कि एक बॉय हेड होगा। तो अब इसको आपने क्या किया, 24 बॉयज़ में आपने एक को हेड चुनने के लिए आपने कहा, तो इन 24 बॉयज़ में आप एक हेड को चुनने के 24 वेज निकाल लोगे। कैसे भाई? पहले या तो पहले बॉय को चुनोगे, या फिर दूसरे बॉय को चुनोगे, या फिर आपके पास तीसरे बॉय को चुनोगे, या चौथे बॉय को चुनोगे। लेकिन जो हेड है वो क्या, कौन बनेगा? बॉय ही बनेगा। तो यहाँ पे हर तरीके से जो हेड बन रहा है, यानी जो इवेंट हो रहा है वो हेड बनाने का हो रहा है। चाहे आप 24 में पहले को ही चुन लो, या 24th वाले को चुनो, या इनके बीच वाले बॉयज़ को किसी एक को चुन लो। तो मतलब सब जगह से आप एक बॉय हेड को ही चुनोगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग ने क्या लगाया? परमोटेशन। देयर आर सम बेसिक काउंटिंग टेक्निक्स विच विल be useful in determining the number of different ways of arranging or selecting objects। तो यहाँ पे बहुत सारे गणितज्ञों ने ऐसा किया कि इसके लिए एक टेक्निक बनाई, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा दिक्कत कर रहा था। तो इसमें मैथमेटिशियन ने अपने दिमाग लगाए और यहाँ पे काउंटिंग की एक टेक्निक बनाई, जिसको हम लोग यहाँ पे परमोटेशन एंड कॉम्बिनेशन के द्वारा सॉल्व करेंगे। तो इसमें से एक टू बेसिक काउंटिंग प्रिंसिपल बनाया। टू बेसिक काउंटिंग प्रिंसिपल बनाया, जिसमें से पहले को हम लोग कहते हैं मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल। मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल जिसका सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है। यहाँ पे क्या है, इसको दूसरा नाम क्या दिया गया? फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग इसलिए कहा जाता है क्योंकि यही सबसे आपका बेसिक काउंटिंग का प्रिंसिपल है कि आपके पास मान लीजिए 4 बॉयज़ हैं, उनको 3 टॉफ़ीज़ आपको बांटनी है। तो आप कैसे करोगे? 4 को 3 में बांटोगे और आपको पता चली 3-3 टॉफ़ियाँ सब हर एक बॉयज़ को चाहिए। ठीक है, तो 4 बॉयज़ को कितनी टॉफ़ियाँ चाहिए होंगी? 12 टॉफ़ीज़ चाहिए होंगी। कितनी टॉफ़ियाँ चाहिए होंगी? 12 टॉफ़ीज़ चाहिए होंगी। यहाँ पे इस बात को, अच्छा मैंने यहाँ पे देखो मेंशन किया हुआ है कि 3 टॉफ़ीज़ पर बॉयज़, 3 टॉफ़ीज़ पर बॉयज़ को। ठीक है, ये ध्यान रखना ये चीज़। अब देखो यहाँ पे क्या है, मान लो कि आपके पास एक इवेंट ई है जो कि m डिफरेंट वेज के द्वारा हो जाता है, एंड एसोसिएटेड विद ईच वे ऑफ अकरिंग ऑफ ई। एक दूसरा इवेंट f है जो n डिफरेंट वेज से किया जा सकता है। तो टोटल नंबर ऑफ अकरेंस ऑफ 2 इवेंट्स की ये कौन कितने ऑर्डर का होगा? इसको आप कैसे ऑर्डर तय करोगे? देखो यहाँ पे सिंपल सा बात क्या कहा जा रहा है, एक इवेंट आपका ई है, एक इवेंट आपका एफ है। इस ई इवेंट को ऑर्गेनाइज करने के हमारे पास एम तरीके हैं, यानी एम वेज हैं। क्या है? एम वेज हैं। और इस एफ को करने के हमारे पास एन वेज हैं। ठीक है,
और हमें चाहिए कि ई और एफ दोनों ही इवेंट हों। तो हम लोग टोटल नंबर ऑफ वेज कितने हो जाएंगे हमारे पास, टोटल नंबर ऑफ वेज हमारे पास कितने हो जाएंगे अगर हमें दोनों को करना है, तो m क्रॉस n, m क्रॉस n। ठीक है, बात समझ में आई, क्लियर हुआ। तो अब देखो मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब एडिशन प्रिंसिपल, एडिशन प्रिंसिपल क्या होता है, आपके पास एक इवेंट ई है जिसको करने के तरीके m है, एक इवेंट आपके पास f है जिसको करने के तरीके n है। मान लीजिए इसको एक साथ नहीं करना है, किसी एक ही इवेंट को एक समय पर करना है, तो इसको करने के m प्लस n तरीके होंगे। अब कैसे, अब देखो आपको सेट मैंने पढ़ाया हुआ है, वहाँ पे मैंने बताया होगा यूनियन, और एक होता है आपके पास यूनियन। यूनियन को हम लोग यू से डिनोट करते हैं इससे, और यहाँ पे बताया जाता है कि इसको और भी लिखा जाता है। दूसरा होता है इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन इसको हम लोग इस तरीके से डिनोट करते हैं, और इसको लिखते हैं हम लोग एंड। क्या लिखते हैं, एंड। ठीक है, अब देखो जब इसकी बात आती है ये यूनियन, यूनियन का मतलब सेट में हमेशा प्लस होता है। क्या होता है, प्लस होता है। ठीक है, तो अब इस एडिशन प्रिंसिपल में बताया गया, एडिशन प्रिंसिपल में ये बताया गया कि आपके पास इवेंट ई है, आपने कहा ठीक है भाई, आपके पास इवेंट एफ है, अब इसको करने के आपके पास एम वेज हैं, और इसको करने के आपके पास एन वेज हैं। अब ऐसा लोचा हो गया कि भैया ऐसा है, ई ने कहा कि जो एफ में जिस तरीके से तुमने सजाया होगा वो मुझे नहीं चाहिए, और एफ ने कहा कि जो ई में तुमने काम किया होगा वो मुझे नहीं चाहिए। ये जान लो, हालांकि आपको दिख रहे हैं कि ये एम वेज हैं, यहाँ पे एन वेज हैं, बट इवेंट यहाँ पे एक ही है। क्या है, इसको भी शादी करवानी है और इस बंदे को भी शादी करवानी है। ठीक है, बट अलग अलग जगह पे हो रही है, लेकिन इसने इवेंट, जो इस इवेंट को ऑर्गेनाइज करवाएगा, यानी जो आपका मैरिज ब्रोकर होगा वो कौन होगा, जो मैरिज करवा रहा होगा, यानी मैरिज के लिए पूरा अरेंजमेंट किया होगा, वो बंदा एम वेज से बताएगा भैया कर देंगे, ठीक है। इसको बताएगा कि भैया ऐसा है कि मैं एन वेज से कर दूंगा, मतलब बढ़ा चढ़ा करके बोलते ही हैं। अब इसने शर्त रख दी, एफ ने शर्त रख दी कि भैया ऐसा है कि जो तुम ई से करवा, इसको पता चल गया होगा, तो अब इन्होंने कहा कि तुम करवाते रहो, ठीक है तुम कराओ, ई का भी करवाओ, लेकिन ऐसा होना चाहिए कि इसमें जो तुमने यूज़ किया वो मैं एकदम यूज़ नहीं करूँगा, मतलब वो डेकोरेशन मेरे यहाँ पे नहीं होगा। तो तब इसने क्या एक तरकीब अपनाई, टोटल नंबर ऑफ वेज इन्होंने निकाला m प्लस n, m प्लस n कर दिया, मतलब या तो ये वाला होगा या तो ये वाला होगा, मतलब या तो इवेंट ई ही होगा उस m तरीके से, या फिर उस m तरीके से, या फिर n तरीके से इवेंट f ही होगा। ठीक है, दोनों मिक्सिंग नहीं होंगे। ठीक, बात क्लियर हो गई होगी अब आप लोग को।
नेक्स्ट है आपके पास कि परमुटेशन क्या होता है। परमुटेशन किसी भी ऑब्जेक्ट को एक डेफिनेट ऑर्डर में अरेंज करने को हम लोग कहते हैं परमुटेशन। ठीक है। अब परमुटेशन ऑफ एन डिफरेंट ऑब्जेक्ट, अगर आपके पास एन डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं, ठीक, और किसी समय टी पर आप उन सारे एन ऑब्जेक्ट्स का परमुटेशन निकालना चाहते हो, तो आप किस फॉर्मूले से निकालोगे? एन पी आर, जहाँ पे आर जो होगा वो 0 और n के बीच में होगा। r की वैल्यू n हो सकती है लेकिन 0 कभी नहीं हो सकती। क्योंकि क्योंकि भाई कोई इवेंट है, आपके पास मान लीजिए ताश की एक गड्डी है और आपको उठाना ही उठाना है, तो आपको कोई एक कार्ड तो उठाना ही पड़ेगा, तो यानी वहाँ पे एक वर्क तो करना ही पड़ेगा। तो इसलिए r की वैल्यू 0 कभी नहीं हो सकती और n हो सकती है। आप आपके पास 52 कार्ड हैं, 52 के 52 उठा लो, 52 तरीके से उठा लो, है ना। तो मतलब आपकी r की वैल्यू जो होगी वो n हो सकती है या फिर n से छोटी होगी, बट 0 कभी नहीं हो सकती। ठीक है, 0 से हमेशा बड़ी होगी। ठीक, n क्या है? n नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स है और r क्या है? r जो ऑब्जेक्ट आपने इसमें वर्क में लाए, n ऑब्जेक्ट्स हैं आपके पास, आपने r ऑब्जेक्ट्स को उठाया। r ऑब्जेक्ट्स का मतलब ये हुआ कि मतलब आपके पास, जैसे मैंने कहा कि कार्ड्स का एग्जांपल लिया, 52 कार्ड्स हैं आपके पास, आपने 2 ही कार्ड उठाए, तो ये हो गया आपका r। ठीक है, आपने उस इवेंट में कितने वेज आपने यूज़ किए, बस ये आपका क्या कहलाता है? r। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? अगर मान लीजिए कि आपके व्हेन रिपीटेशन ऑफ ऑब्जेक्ट इज अलाउड, आपके क्वेश्चन में दिया जा सकता है कि रिपीटेशन है, कैसे? अब आपने क्या किया, ताश के 52 पत्तों में से 13 पत्ते उठा लिए और इन 13 पत्तों में आपने क्या किया, सबको बांट दिया। ठीक है, 13 पत्ते आपने बांट दिए सबको। फिर आपने क्या किया, उसको फिर से रिकलेक्ट किया और फिर उसी 52 पत्तों में फिर से डाल दिया। यानी आपने 52 पत्ते में से 13 पत्ते उठाए, सबको बांटा, फिर उनसे रिकलेक्ट करके फिर उन्हीं 52 पत्तों में आपने डाल दिया। फिर उसके बाद वो प्रोसेस आपने अपनाया, तो हम लोग क्या कहेंगे? देयर इज़ अ रिपीटेशन। ठीक है, बात यहाँ पे क्लियर हुआ? तो वहाँ पे नंबर ऑफ परमुटेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा? टेकन आर एट अ टाइम व्हेन रिपीटेशन ऑफ ऑब्जेक्ट इज अलाउड, तब वहाँ पे वैल्यू क्या हो जाएगी? एन टू द पावर आर, जब वहाँ पे रिपीटेशन होगा। ठीक है, अगर रिपीटेशन नहीं होता है, अगर वो रिपीटेशन नहीं करता है, तो एन फैक्टोरियल अपॉन ये क्या होगा? आर की वैल्यूज़ होंगी। ठीक है, आपने P1 टाइम एक उठाया होगा, P1 फैक्टोरियल उठाया होगा, P2 फैक्टोरियल उठाया होगा, इस तरीके से आपने Pk टाइम्स उठाया हो। ठीक है, डिफरेंट काइंड्स के। तो ये था आपका ऑल ओवर परमुटेशन में। चलिए कुछ क्वेश्चंस लगाते हैं। अब परमुटेशंस के बारे में आपने समझ लिया होगा, आज हम लोग परमुटेशन को ही पढ़ेंगे केवल। ठीक है, इस पे बेस अब क्वेश्चन लगाते हैं। इन अ क्लास देयर आर 27 बॉयज़ and 14 girls. The teacher wants to select one boy and one girl to represent the class for a function.
इन हाउ मैनी वेज कैन द टीचर मेक दिस सिलेक्शन। अब आपको ये बताओ, आपके पास एक इवेंट है फंक्शन करने का और आपके पास नंबर ऑफ बॉयज़ कितने हैं 27, नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी है, गर्ल्स कितनी है भाई 14 है। आपने कहा अच्छा, लेकिन आपके मैडम ने कहा कि हमें केवल कितने बॉयज़ चाहिए, 1 बॉयज़ चाहिए और 1 गर्ल्स चाहिए। अब तो बात गड़बड़ा गई। तो आपने कहा कि हमारे पास टोटल बॉयज़ हैं 27, तो n की वैल्यू हो गई 27। इनमें से मुझे केवल एक बॉय चाहिए, तो मैं केवल एक बॉय को ही निकालूंगा। ठीक है, इसी तरीके से आपके पास 14 गर्ल्स हैं और मैं आर डैश इसको अलग करने के लिए मैंने कर दिया, मैं इसमें से केवल एक ही गर्ल निकालूंगा। अब हमारे पास फॉर्मूला बनता है NPR, जो होता है n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस आर फैक्टोरियल, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, n की वैल्यू हो गई 27 फैक्टोरियल अपॉन ये कितना हो जाएगा 26 n माइनस आर 27 माइनस 1। ठीक है, इसकी वैल्यू कितनी आएगी 27, कितनी आ गई 27। बिकॉज जब हम लोग फैक्टोरियल खोलते हैं तो एक कम होता जाता है फैक्टोरियल के अंदर, यानी n माइनस 1 n माइनस 2 इस तरीके से फैक्टोरियल खुलता है। ठीक है, इसी तरीके से जब आप गर्ल्स के ऊपर खोलोगे तो आपकी कितनी वैल्यू आएगी फैक्टोरियल 14 अपॉन फैक्टोरियल 13, यानी आपकी वैल्यू आ जाएगी कितनी 14। ठीक है, बात समझ में आया, क्लियर हो गया, बात यहाँ तक क्लियर हो गई होगी आप लोग को। अब मैं इसको बिगाड़ देता हूँ। तो ये तो आपके नंबर ऑफ वेज निकल के आ गए, लेकिन हाउ मैनी वेज आपसे पूछाएगी कैन द टीचर मेक्स दिस सिलेक्शन। तो हमारे पास वेज पता चल गए कि हाउ मैनी वेज ऑफ दिस, ठीक है, अरेंजमेंट, बट हमें ये नहीं पता चला कि हाउ मैनी वेज आर पॉसिबल, यानी वेज का ऑर्डर हमें नहीं पता चला अभी। ठीक है, बॉयज़ को हम लोग 27 तरीके से निकाल सकते हैं। यहाँ पे m जो है नंबर ऑफ वेज हमारे पास गर्ल्स को निकालने के 14 है, बट इन दोनों को एक साथ निकालना है, क्योंकि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है एंड, यहाँ पे लिखा हुआ है एंड, और एंड का मतलब होता है इंटरसेक्शन। अब इंटरसेक्शन का मतलब क्या हो गया, अब बोथ को निकालना है तो वहाँ पे हम लोग इस्तेमाल करेंगे मल्टीप्लिकेशन। और आपको पता है कि m क्रॉस n, दिस इज कॉल्ड द फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन को, या फिर परमोटेशन को, या फिर काउंटिंग को, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग या फिर मल्टीप्लिकेशन काउंटिंग। ठीक है, तो m क्रॉस n आ गया, m की वैल्यू कितनी है 27 और n की वैल्यू कितनी है 14, कितनी आ गई 14। ये नंबर ऑफ वेज और नंबर ऑफ वेज हैं, यहाँ पे n नंबर्स थे केवल बॉयज़ नंबर्स, और m जो है ये गर्ल्स नंबर था। ठीक है, तो 27 क्रॉस 14, ठीक है, तो 27 क्रॉस 14 को आप लोग कैसे मल्टीप्लाई करते हो, आप लोग एक एक करके मल्टीप्लाई करोगे। तो यहाँ पे देखो मल्टीप्लिकेशन करने का एक बेस्ट तरीका ये होगा कि देखो 20 शिफ्टिंग मेथड में आपको बताऊंगा अभी, वहाँ से जब जैसे ही आप करते हो ना, वहाँ पे ज़्यादा टाइम
नहीं लगते। मल्टीप्लिकेशन ट्रिक्स मैंने आपको बताई है अपनी वीडियोस में, वहाँ से भी आप देख सकते हो, बट यहाँ पे मैं और भी धांसू धांसू ट्रिक बताता चलूँगा, आप वीडियो से जुड़े रहना बस। ठीक है, चलिए, तो इसको कैसे किया जाएगा ये बताइए आप लोग। मल्टीप्लिकेशन आप लोग कैसे करते होगे, 27 लिखते होगे, फिर 14 लिखते होगे, 4 7 ज़ा 28, फिर 2 4 2 ज़ा 8 एंड 10, फिर 7 एंड 2, फिर 3 7 8 लिखते होगे, है ना, ऐसे करते होगे। बट इसको हम लोग ऐसे नहीं करेंगे, हम बोलेंगे कि हमें 14 थ्रीज़ा आता है, तो मैं बोलूँगा शिफ्टिंग प्रॉपर्टी यहाँ पे इस्तेमाल कर लो, 30 - 3 कर लो। भाई हमें 14 की टेबल केवल 3 बार पढ़नी होगी, तो 14 की टेबल 3 बार आप पढ़ो तो हो जाएगा 4 कितना, 14 3 ज़ा 420, 14 3 ज़ा 420, 420 में 40 घटा दो, कितना आ जाएगा भाई, 380 आ जाएगा। 380 में 2 और घटा दो, कितना आ जाएगा, 378। कितना आ गया, 378। भाई देखो यहाँ से आपने क्या किया, 4 3 ज़ा 12, 420 किया, फिर 4 3 आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आपने तो पहले ही लिखा हुआ है 42। 42 आपने क्या कर दिया, माइनस कर दिया। आपको पता है यहाँ पे 8 होगा, यहाँ पे 11 है, 7 होगा और ये 3 हो जाएगा। ठीक है, 378 क्या आ गया, 378। तो आप लोग मल्टीप्लिकेशन करने के लिए छोटे छोटे ट्रिक बनाना सीखो, ये है शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। शिफ्टिंग प्रॉपर्टी आसान होती है इस तरीके के मल्टीप्लिकेशन करने को, और भी बड़े मल्टीप्लिकेशन मैं बताऊंगा आपको 2 डिजिट्स के किस तरीके से किए जाते हैं। आप हमारी वीडियो से जुड़े रहो और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करो वीडियो को, ताकि उनको भी प्रॉफिट हो। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन तो आपका कंप्लीट हो गया कि आपके दोनों अगर करते हैं, यानी 1 बॉय और 1 गर्ल्स को लेना है दोनों साथ को, तो मैडम जो है 378 वेज से इनको चूज़ कर सकती हैं। ठीक है, हाउ मैनी नंबर्स आर देयर बिटवीन 99 एंड 1000 हैविंग 7 इन द यूनिट प्लेस। इस तरीके के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा तकलीफ देते हैं, तो इस तकलीफ़ को दूर करने के लिए हम बताने आए हैं। भाई 99 है तो 99 और 1000 के बीच के नंबर लेने हैं, यानी 1000 भी नहीं लेना, 99 भी नहीं लेना। तो इसके बीच के जो भी नंबर होंगे वो क्या होंगे भाई, आप बोलोगे कि इसके बीच वाले जो नंबर होंगे वो होंगे 100, यानी, और मैक्सिमम कहाँ तक जाएगा, 999, यानी केवल और केवल 3 प्लेस हैं यहाँ पे। तो हम भी कितने प्लेस लेंगे, केवल 3 प्लेस लेंगे। ठीक है, यहाँ पे हम लोग केवल 3 प्लेस ही लेंगे। अब इसमें क्या कंडीशन देख रखी है, देखो यहाँ पे रिपीटेशन किस प्लेस पर होगा ये देखना, और किस प्लेस पर नहीं हो रहा है वो देखना। हाउ मैनी नंबर्स आर देयर बिटवीन 99 एंड 1000 हैविंग 7 इन द यूनिट प्लेस। यूनिट प्लेस किसको कहते हैं, इस फर्स्ट प्लेस को हम लोग कहते हैं यूनिट, इसको कहते हैं टेंस, इसको हम लोग कहते हैं 100। ये उन बच्चों के लिए भी है जिनको ये भी नहीं पता है कि ये यूनिट प्लेस क्या ये कहलाती है। इसको हम लोग यूनिट प्लेस कहते हैं, इसको टेंस और इसको 100, और भी आगे जाएगा 1000। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि भाई हमें यूनिट प्लेस पर किसको पुट कर देना है, 7 को। किसको, 7 को। तो हमने 7 को यहाँ पे पुट कर दिया। तो अब हमें भरने कितने जगह हैं, केवल 2 जगह, एक ये और एक ये। ठीक है, तो अब इन दोनों जगह पे हम लोग क्या भरेंगे, भाई देखो अब हमारे पास डिजिट्स कौन कौन सी है इन दोनों जगह भरने के लिए।
तो हमारे पास डिजिट है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। भाई इसने कहा कि यूनिट प्लेस पर 7 होना चाहिए, बाकी इसने कुछ नहीं कहा है। तो आप टेंस प्लेस पर 7 रख सकते हो। तो आपके पास टोटल नंबर्स कितने हो जाएंगे इस डिजिट्स को यहाँ पे प्लेस करने के? आपके पास हो जाएंगे, 0 रख सकते हो, हाँ रख सकते हैं। रख सकते हो क्या? हाँ रख सकते हैं। तो 1 2 3 4, भाई 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आपके पास 10 तरीके हैं, 10 तरीके आपने भर दिए। ठीक है। अब 100 प्लेस पर अगर मैंने यहाँ पे आपका 0 रख दिया तो ये तो 2 डिजिट्स के नंबर बन जाएगा, जो कि हमें नहीं चाहिए। इसलिए हम इस 0 को कैंसिल कर देंगे। इस 0 को क्या कर देंगे? कैंसिल कर देंगे। इस 0 को कैंसिल कर देंगे। इस 0 को जैसे ही हमने कैंसिल किया तो अब हमारे पास बेस कितने बने? 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। 9 बेस बने हमारे। अब इन जो डिजिट्स को हम प्लेस करेंगे उनको हमें क्या चाहिए? एक साथ रखना है। तो एक साथ रखना है तो हमें वहाँ पे क्या इस्तेमाल करना होगा? इंटरसेक्शन, यानी 9 इंटू 10। 9 इंटू 10 कितना हो जाएगा यहाँ पे? 90। तो नंबर ऑफ वेज कितने हो गए? 90 वेज। आपको कतरा कतरा क्लियर हो गया होगा। इतना मैंने बारीकी से समझा दिया है कि अब आप इस तरीके के सवाल में गलती नहीं करोगे। देखो यहाँ पे रिपीटेशन अलाउ था। भाई मैं यहाँ पे 0 रखना चाहूँ तो 0 रख सकता था, 1 रखना चाहूँ तो 1 रख सकता था, दोबारा से मैं 2 रख सकता था। बट 100 प्लेस में यहाँ पे रिपीटेशन 0 तो आप रख ही नहीं सकते। तो रिपीटेशन की बात छोड़ दो। ठीक है, बात समझ में आई? क्लियर हुआ? बात कतरा कतरा क्लियर हो गई होगी। अब चलो अगले क्वेश्चन पे देखते हैं। हाउ मेनी नंबर्स आर देयर बिटवीन 99 एंड 1000 हैविंग एटलीस्ट वन ऑफ देयर डिजिट्स 7। मतलब इसने कहा है कि ऐसा नंबर बताओ जो यहाँ एक तो 3 डिजिट्स का नंबर होगा। पहली बात तो अब समझ में आ गया कि 99 और 1000 को नहीं लेना है, तो इनके बीच में 3 डिजिट्स के नंबर होंगे आपके पास। अब यहाँ पे कह रहा है कि एटलीस्ट वन ऑफ देयर डिजिट 7, एटलीस्ट वन ऑफ डिजिट 7। ठीक है, तो आपके पास कुल डिजिट्स थी कितनी? देख लो, 0 से लेकर के 9 तक, यानी कुल डिजिट्स आपके पास थे 10। कितने थे? 10। कितने थे? 10। अब देखो आप सोच रहे होगे कि मैं डायरेक्ट 9 और 10 इस तरीके से, आप इसमें परमोटेशन भी लगा करके देख सकते हो। ठीक है, तो आपके पास वैल्यूज़ उतनी ही आएंगी, आप लगा करके देखना। हाउ मेनी नंबर्स आर देयर बिटवीन 99 एंड 1000 हैविंग एटलीस्ट वन ऑफ देयर डिजिट 7। तो भाई देखो हम क्या करेंगे, सबसे पहले गिनने तो बैठना नहीं है हमें। ठीक है, एटलीस्ट 7 डिजिट तो यहाँ पे भी हो सकता है। देखो एटलीस्ट 7 डिजिट का मतलब हो गया कि यहाँ इन तीनों में से कहीं पे एक जगह पे आ जाए 7। तो एक तो यहाँ पे आ सकता है, एक अगर यहाँ पे नहीं आता है तो यहाँ पे आ सकता है, अगर यहाँ पे नहीं आएगा तो यहाँ पे आएगा। ठीक है, एटलीस्ट 1 जगह पे तो आना ही आना है। बट देखो यहाँ पे कंडीशंस क्या क्या बनती हैं, 3 कंडीशंस बनेंगी। देखो यहाँ पे 7 आ सकता है, अगर यहाँ नहीं आया तो यहाँ पे बनेगा, यहाँ नहीं आया तो यहाँ पे, मतलब एटलीस्ट इन तीनों में से कहीं एक जगह पे तो 7 आएगा ही। ठीक है,
हो सक अब एटलीस्ट का है तो इसका मतलब 7 7 यहाँ पे भी आ सकता है, ये खाली रह जाए और ये वाले 7 7 आ जाए। ठीक है, तो मतलब इस तरीके का भी बन सकता है। हो सकता है कि इन तीनों में 7 7 आ जाए, इस तरीके से भी बन सकता है। तो ऐसे कितने नंबर होंगे, तो अब आप लोग ऐसे नंबर खोजते रह जाओगे। तो इसके लिए क्या करो आप लोग, सबसे आसान तरीका, टोटल नंबर ऑफ 3 डिजिट्स, टोटल नंबर ऑफ 3 डिजिट्स माइनस कर दो टोटल नंबर ऑफ 3 डिजिट्स having no 7 डिजिट, मतलब ऐसे टोटल 3 डिजिट्स के नंबर जिनमें 7 हो ही ना। तो उनमें अगर मैंने टोटल 3 डिजिट्स नंबर में से ऐसे नंबर जिनमें 7 नहीं है उनको घटा दिया तो हमें लास्ट में क्या मिलेगा, केवल वही नंबर मिलेंगे जिनमें 7 है। तो सबसे पहले टोटल नंबर ऑफ 3 डिजिट्स नंबर क्या हो जाएगा, देखो भाई 3 डिजिट्स नंबर यहाँ पे होगा माइनस, यहाँ पे माइनस का साइन अलग रंग से लगा देते हैं ताकि आप लोग को समझ में आए। यहाँ पे ऐसे नहीं समझ में आएगा, इससे लगा ब्लैक लगाते हैं। ठीक है, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे। ठीक, अब हमारे पास 0 से लेकर के 9 तक है। अब मैं लिख नहीं रहा हूँ, आप लोग ध्यान रखना क्या क्या बात कही गई है। भाई यहाँ पे हमारे पास सबसे पहले भरने के कितने तरीके हैं, 9 तरीके हैं। 9 तरीके हैं क्योंकि 0 को नहीं लेना है, अगर 0 को ले लोगे तो 3 डिजिट का नंबर नहीं बनेगा। 9 तरीके हैं। फिर हमारे पास 10 तरीके हैं, फिर हमारे पास 10 तरीके हैं। ठीक है, माइनस, अब अलग पेन से लगा दिया जाए। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे ऐसे नंबर्स को लेना है जो 7 से स्टार्ट नहीं हो रहे हैं। तो देखो, जब मैं 0 को एक्सक्लूड कर दूंगा यानी 0 को निकाल दूंगा तो मेरे पास 9 तरीके बचते हैं। इनमें से भी मैं 7 को निकाल दूंगा क्योंकि मैं 7 को भी तो 9 में गिन रहा हूँ, तो 7 को निकालना है हमें, तो इसलिए हमारे पास केवल और केवल 8 तरीके बचेंगे। क्या बचेंगे, 8 तरीके। ठीक है, 8 तरीके बचे। अब इसी तरीके से अब जब मैं अगले टेंस प्लेस पर रखूँगा तो 7 को हटाना है तो मेरे पास 9 तरीके, क्योंकि मैं 0 को अब ले सकता हूँ। ठीक है, फिर अगले में भी मैं 9 ही तरीके से नंबर को फिल कर सकता हूँ। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे क्या होता है भाई, 9 इंटू 10 इंटू 10 माइनस 8 इंटू 9 इंटू 9। ठीक है भाई, ये हो जाएगा 900। ये कितना होगा, 9 8 जो 72, 72 और 9, 9 7 जा 63 एंड 64 हो जाएगा। ठीक है, और 9 18। ठीक है, अगर आपको इस तरीके से समझ में नहीं आ रहा है तो 9 9 से 81 और 8 से मल्टीप्लाई कर लो। 8 8 8 जा 64, 8 1 जा 8, 648 ऐसे लिख लो। ठीक है भाई, अब देखो यहाँ पे आंसर बहुत मज़े का आने वाला है। कैसे आएगा, अब देखो यहाँ पे भी माइनस करने का एक अच्छा सा एकदम झक्कास तरीका बता रहा हूँ। 900, यहाँ पे 648 ना देखो, सबसे पहले 900 देखो, 600 देखो।
900 में से 600 घटाया, कितना बचा आपके पास? 300 बचा। 300 में से आप 40 घटाओ, 40 घटाया तो आपके पास बचा 260। अब 8 बचा हुआ है, 8 जैसे ही आप घटाओगे तो आपके पास 252 बचेगा। ठीक है, तो आपका इस तरीके से, ये तो मुझे बताने में इतना टाइम लग गया, आप ऐसे थोड़ी करोगे। 900 में से 600 घटाओगे, 300, 40 घटाया 260, 260 में से 8 घटाया 252। इस तरीके से करना सीखो, ताकि बड़े बड़े जब नंबर्स आ जाएंगे ना तो आप लोग को वहाँ पे बहुत ज़्यादा आसानी हो जाएगी। अभी तो 3 डिजिट्स का नंबर है तो आप लोग को लग रहा है कि अरे यार फालतू का टाइम है, लेकिन अगर पकड़ हो गई ना तो यही चीज़ आप लोग को बहुत ज़्यादा लाभ करेगी। ठीक है, तो ये थे आपके वेज, ठीक है, किसी भी नंबर को अरेंज करने का। ये 252 नंबर्स ऐसे होंगे, ठीक है, 252 नंबर ऐसे होंगे जिनमें 7 डिजिट्स एटलीस्ट वन टाइम आएगा। एटलीस्ट वन टाइम का मतलब ये होता है कि कम से कम एक बार, और ज़्यादा से ज़्यादा कुछ भी हो सकता है। अगर यहाँ पे 3 डिजिट्स का नंबर है तो 3 बार भी आ सकता है। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। इस छोटी सी क्लास के को देख करके आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें। धन्यवाद। अगली वीडियो जल्द आएगी और आप अपने कमेंट ज़रूर करें कि आपको और भी कौन कौन सी वीडियोस चाहिए, किस टॉपिक्स पे वीडियो चाहिए, मैं ज़रूर बना करके आपको दूंगा। ठीक है, धन्यवाद।